हेलो दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ पे ऑडिट ट्रिक में चैप्टर 1 के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने प्लेलिस्ट बना दी है। हर एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दी है हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाके पूरे का पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करके जो भी पॉइंट में दिक्कत है वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमने वीडियोस पॉइंट वाइज बनाए, जैसे कि आपके आईसी मॉड्यूल में जैसे कि पॉइंट नंबर 3 मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट है तो उसका एक सेपरेट वीडियो है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 ओरिजिन ऑफ ऑडिट है तो उसका एक सेपरेट वीडियो है। ये बेसिकली ट्रिक वीडियो है, आपको एग्जैक्ट क्या याद रखना होता है वो हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कोई डिस्कशन होती नहीं है, डायरेक्टली आपको याद क्या करना है वो हमें यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है ऑडिट का, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा गया है। अब डायरेक्टली मैं आपको बता दूँ कि पहले मतलब कि ओल्ड कोर्स की बात करें तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बिकॉज वहाँ पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड की थी। लेकिन अगर न्यू कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इतनी ही डिटेल यहाँ पे डाली गई है, मतलब कि डिटेल को कम कर दी गई है न्यू कोर्स के अंदर। ओल्ड कोर्स में एक एक पॉइंट पे ज़बरदस्त बढ़िया डिटेल डाली गई थी, तो उस टाइम पे सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो डिटेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक दो सेंटेंस के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि इस पे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, आपके जो 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स वगैरह अगर पूछा जाए तो उसमें आ सकता है, या फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जा सकता है कि सिंपली आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ऑडिटिंग का रिलेशनशिप है। ये रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे। हम इसका ट्रिक समझ लेंगे कि कैसे हमें याद रखना है। बेसिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक बार भी रीड करेंगे तो भी दिमाग में ऐसे ही बैठ जाता है, ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि इंटरडिसिप्लिनरी ये वर्ड यूज़ करा जाए, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये पूछा जाए कि ऑडिटिंग का कौन से सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों का आंसर यही रहेगा। आपको सिंपली कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप रहेगा ये आपको यहाँ पे दिखाना है। अब इसे याद करने की ट्रिक पहले मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से रिलेशनशिप है ऑडिटिंग के साथ, तो कहता है सबसे पहले तो अकाउंटिंग का रिलेशनशिप है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है अकाउंटिंग, उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऑडिटिंग के साथ। इसका कारण ये होता है कि ऑडिटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना, सही है या फिर गलत वगैरह चेक करना, ठीक है, ओपिनियन देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू हमें करना है एज एन ऑडिटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिटिंग का मतलब क्या है सर, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, अकाउंटिंग तो है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह चीज़ें, और वो क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन और बेस जो रिलेशनशिप है वो है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे लॉयर तो है नहीं, एक एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कहा गया है कि आप लॉयर नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आपको डिटेल लॉ जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर जिस भी एंटिटी में आप एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं उनसे लगते, उनके एंटिटी के रिलेटेड जो भी लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उसका नॉलेज आपके पास में अच्छा खासा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे जनरल टॉपिक यहाँ पे डाल दिए गए कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। सिंपल से टॉपिक, पहले डिटेल अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी ओल्ड सिलेबस के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो है छोटे मोटे टॉपिक डाल दिए गए, छोटे मोटे सेंटेंस डाल दिए गए, जैसे कि यहाँ पे गुड नॉलेज होना चाहिए, ये याद नहीं रहेगा, ये सबको याद रहता है। ठीक है, ऐसी चीज़ किसको याद नहीं रहती, ये याद भी नहीं करना पड़ता। बेसिकली एक बार भी रीड कराओ तो दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है कि क्या क्या लिखना है, तो गुड नॉलेज होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके आने के चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, एमसीक्यू कभी कभार पूछ लिया जाए तो ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अंदर की जो इन्फॉर्मेशन ना लिखे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नाम बता दीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स ऑडिटिंग का रिलेशनशिप कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है, उसका सिर्फ और सिर्फ नेम बता दीजिए, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक हमारे पास में है, मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले पहले हम ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बिहेवियरल साइंस, तो सीधी सी बात है कि आप एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं, आपके पास में अच्छा खासा एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, ओबियसली होना ही चाहिए, तो ये तो सीधी सी बात है आपके पास में। इसके बाद स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स, अब ओबियसली आप जब एज एन ऑडिटर वर्क करेंगे तो एक एक
जो क्लाइंट के एंटिटी के जो प्रोडक्ट है उसका एक एक सैंपल जो है चेक नहीं करेंगे, मतलब कि आप जो है एक एक प्रोडक्ट को चेक नहीं करेंगे, सैंपल वाइज चेक करेंगे कि मान लीजिए एंटिटी ने 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो अगर ये यूनिट सही है या फिर नहीं, इसका कुछ रिव्यू आपको करना है, तो इसमें से एक सैंपल उठा के आप चेक करते हैं। ठीक है, वैसे भी हम आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एज एन ऑडिटर हम अपने प्रोडक्ट जो एंटिटी के प्रोडक्ट है उसे चेक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सैम्पलिंग के हिसाब से हम चेक करते हैं। अब एक एक प्रोडक्ट को तो चेक करेंगे नहीं, सीधी सी बात है, सैम्पलिंग के हिसाब से होती है। तो ये सैम्पलिंग के हिसाब से कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ है स्टेटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली इसका नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं सैम्पलिंग। जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है आगे के, इस पे स्पेसिफिकली एसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अकाउंट आपका जो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको एक देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिटेल ये चीज़ बताई जाएगी कि स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक। यहाँ पे सैम्पलिंग बेस होता है, और सैम्पलिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली ओल्ड कोर्स के अंदर आपका EIS चैप्टर तो वैसे निकल चुका है, लेकिन हाँ, एज एन ऑडिटर आपके पास में कुछ डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज ये वगैरह नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑडिटिंग वगैरह करते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज तो होना ज़रूरी है। वैसे भी आर्टिकलशिप में भी आप देखते ही है कि कितना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का आपके पास में नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, EDP ऑडिटिंग। यहाँ पे EDP का मतलब होता है एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में भी, क्योंकि इन लोगों ने ही नहीं लिखा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, याद है, एग्जाम में लिखिए, आपका प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में अभी टाइम है तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका फुल फॉर्म, एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्जाम में याद रहता है अगर पूछा गया, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए। बेसिकली पूछे जाने के चांसेस तो है ही नहीं ज़्यादा, पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म अगर याद हो तो। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके सब्जेक्ट है उसमें जो जो चैप्टर्स आते हैं वो लिख के आ जाना। कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, बस इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्शन के रिलेटेड यहाँ पे क्या टॉपिक है, कहता है कि भाई एज एन ऑडिटर आप यहाँ पे एंटिटी में वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एंटिटी प्रोडक्ट बना रही है, क्या कॉस्ट है, कैसी मार्केटिंग यूज़ करती है, ये सारी नॉलेज होना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि एंटिटी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है। राइट, तो ये चीज़ आपके पास में नॉलेज मैंने प्रोवाइड कर दिया। एक ही बार रीड करेंगे, ज़्यादा बार इस टॉपिक को रीड भी नहीं करेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिक की बात करते हैं कि हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि ऑडिटिंग के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ नाम बता दीजिए, अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे भी अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन में कोई दम ही नहीं है कि याद रखने लायक। ठीक है, वैसे ही याद हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए हर एक टॉपिक के लिए आप जो है शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, तो शॉर्ट फॉर्म होगे तो ऐसे तो 100-200 शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे, जो है याद रखना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बड़े ही सोच के एनालिसिस करके एक एक टॉपिक के लिए एक एक वर्ड बनाया है, एक एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पे काम किया है मैंने, इंटरेस्टिंग काम किया है, क्योंकि देखिए मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे डेली वो एक रूट काटता है, और यहाँ पे इस बिल्डिंग तक ये सब पहुँचना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंट है मान लीजिए 5 किलोमीटर्स। तो 5 किलोमीटर्स ये डेली जाता है और आता है, ये इनका बिजनेस है, यहाँ पे कोई ऑफिस वर्क करते होंगे। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को वैसे यहाँ पे 5 महीने बीते हैं। ठीक है, 5 मंथ्स हुए हैं, ये पर्सन जो है यहाँ पे ऑफिस वर्क में जुड़े हुए, मतलब कि इनको जो है स्टार्टिंग हुए 5 मंथ हुए हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि पहले मंथ वो गए, कोई नॉर्मल जैसे दिन जाते थे वैसे ही दिन गए। सेकंड मंथ को क्या हुआ, सेकंड मंथ को यहाँ पे बीच में जहाँ पे वो चल रहे थे, यहाँ पे इनका जो है शूज़, ठीक है, इनका शूज़ जो है वो टूट गया। ठीक है, ऐसा एक दिन हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस शूज़ को रिपेयर करवाया यहीं पे, और उसके बाद वो ऑफिस चले गए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ मंथ को, ठीक है, 5 महीने काम किए, तो सेकंड मंथ को कुछ ऐसा हुआ कि शूज़ टूट गया। फोर्थ मंथ को क्या हुआ कि यहाँ से रास्ते से जा रहे थे और गिर गए। ठीक है, और कपड़े ख़राब हो गए इस तरीके से। अब इनको पूछने में आया कि बताइए, फिफ्थ मंथ के एंड में इनको पूछने में आया कि बताइए आपको ऐसे 2 दिन याद करने हैं जो आपने पिछले 5 मंथ में यहाँ से जो ये डिस्टेंट काटा है, इसमें आपको कुछ एक्साइटिंग याद हो। तो इन्होंने कहा कि एक दिन तो शूज़ मेरा ख़राब हो गया था, दूसरे एक दिन ऐसा था कि जहाँ पे वो गिर गए थे। मतलब कि यहाँ पे समझिए कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ या फिर ऐसा कुछ अजीबोगरीब जो हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से, सेंटेंस इस तरीके से शॉर्टकट्स बनाए जाए जो आपके दिमाग में ज़्यादा एंटर हो जाए। जो पॉइंट
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, बस याद हो जाए इस तरीके से ही शॉर्टकट बनाएंगे, क्योंकि दिमाग की भी कैपेसिटी है कि इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हम याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसको याद रखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट है, ठीक है, फाउंडेशन के आपके पास में जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट थे, वो आपको एज इट इज़ लिख देने हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लिखते जाना है कि ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग एंड, इस तरीके से सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे। ठीक है, फाउंडेशन में कौन से 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे याद हो तो सीधी सी बात है कि एक तो अकाउंट ही हुआ करता था, ठीक है, दूसरा एक लॉ था, तीसरा इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक एंड मैथ्स, ठीक है, स्टेट एंड मैथ्स। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो आपको क्या करना है, ये 4 सब्जेक्ट तो एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, ऑडिटिंग एंड अकाउंट, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स। बस ये तो 4 वैसे ही याद हो गए, देख लीजिए यहाँ पे ये 4 तो हमारे हो गए, ऑडिटिंग एंड अकाउंट, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ यहाँ पे ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक एंड मैथ्स। ये 4 तो ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इंटर के 2 सब्जेक्ट ले लेने हैं। इंटर के एफएम का ले लेना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा एक सब्जेक्ट जो ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, आज नहीं है, वो है ईआईएस। ईआईएस को ईआईएस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, तो ये 2 सब्जेक्ट तो वैसे ही हो गए। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस 2 आपको खुद से याद रखने हैं कि एज एन ऑडिटर हमें बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, बिहेवियर साइंस और प्रोडक्शन। ठीक है, तो जल्दी से वापस से हम याद करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक एंड मैथ्स। ठीक है, 4 तो वैसे ही हो गए। 2 सब्जेक्ट इंटर के उठा लीजिए, जो एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ईआईएस। ईआईएस को ईआईएस नहीं लिखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग, एंड 2 एक जनरल तरीके से याद रखेंगे, बिहेवियरल साइंस, ठीक है, एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हमारे ये सारे के सारे जो 8 सब्जेक्ट के नेम है वो बड़े आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रिक से याद करिएगा, इसके लिए कोई सेपरेट शॉर्टकट नहीं बनाएगा, क्योंकि शॉर्टकट आगे बहुत ज़्यादा आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और बिल्कुल इसी तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत रिसर्च करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट आपके पास में ये टॉपिक हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार के लिए रीड करके छोड़ देना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ेंगे।